नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर स्टॉक में। मैं भाग्यश्री आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर स्टॉक के एक खास सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। और दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा। नमस्कार। डॉक्टर आर.के. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। भारत की कुल आबादी में 10 या 15% लोगों में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और अंधविश्वास के कारण वो सारा दोष महिलाओं पर देते हैं। ये इनफर्टिलिटी क्यों होती है और क्या इसे ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, आज हम जानेंगे डॉक्टर मिश्रा से। डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे पहला सवाल है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है? लैप्रोस्कोपी एक पद्धति है जिसमें हम लोग दूरबीन से सर्जरी करते हैं। लैप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन, जैसे लैपटॉप बोलते हैं तो वो आप बेली पे रख के काम कर सकते हैं, इसलिए लैपटॉप बोलते हैं। लैप मीन्स एब्डोमेन एंड स्कोपी मीन्स टेलीस्कोप। तो हम लोग एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, उससे एब्डोमेन का सारा ऑर्गन बहुत ही अच्छी तरह से बड़ा बड़ा दिखने लगता है टीवी स्क्रीन पे, और उसके सारे ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये सब मैग्नीफाइड व्यू होने लगते हैं। तो एक छेद से दूरबीन जाता है और 2 छेद से छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट हम लोग डालते हैं, उसमें एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिक करंट लगे रहते हैं और माइक्रो टूल, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो सीजर्स ये लगा रहता है। तो लैप्रोस्कोपी से हम लोग को वो दिखता है और उस छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मॉनिटर को देख के, लैप्रोस्कोपी करते समय हम लोग पेशेंट को नहीं देखते हैं और मॉनिटर पे देख के उस छोटे इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि पेट खोलना नहीं पड़ता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में पूरा पेट को ऊपर से नीचे तक फाड़ के, चीर के और तब नेकेड आई से आप देखते हैं। आप पूरा का पूरा हाथ डाल के ऑर्गन्स को निकालते हैं, वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बंद डब्बे में काम हो रहा है और उसमें कोई चीरा नहीं लगेगा, कोई दाग नहीं होगा और पेशेंट का फास्टर रिकवरी होगा। तो इसी को लैप्रोस्कोपी कहते हैं। मैं डॉक्टर मिश्रा से दूसरा सवाल लूं, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपने सवाल YouTube के द्वारा पूछ सकते हैं और डॉक्टर मिश्रा से बात कर सकते हैं दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बताइए कि क्या दूरबीन से किया हुआ ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? क्या बांझपन निकाला जा सकता है? एक्चुअली इनफर्टिलिटी इज़ ए मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। इसके ढेर सारे फैक्टर हैं, मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन एंड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स कंबाइंड टुगेदर। अभी जैसे आपने बताया कि महिलाओं का फैक्टर से ज़्यादा आजकल मर्दों का फैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मोकिंग और एजेड मेल, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म खराब, मोटिलिटी नहीं रहती है उसमें। और महिलाओं का प्रॉब्लम 2-3 तरह का होता है, या तो कोई फाइब्रॉइड होना या ट्यूब ब्लॉक हो जाना। तो वैसे में लैप्रोस्कोपी से इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं और ढेर सारे केसेस में फिम्ब्रियोप्लास्टी करके उसके ट्यूब को ओपन कर सकते हैं और ट्यूबल पेटेंसी भी चेक कर सकते हैं।
अगर पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, उसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसके चलते इनफर्टिलिटी है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो ढेर सारे फैक्टर्स को लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर लैप्रोस्कोपी से भी क्योर नहीं होता है, जैसे ट्यूब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया हो, या हार्मोनल फैक्टर हो, या एग नहीं बन रहा हो ओवरी में। तो ऐसे कंडीशन में वो मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो वैसे केसेस में IVF कराना पड़ सकता है, क्योंकि ढेर सारे केसेस में लैप्रोस्कोपी से उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट इरिवर्सेबल चेंजेज हो चुके हैं बॉडी में, या एसरमैन सिंड्रोम हो, यूट्रस कम्प्लीटली एडहेयर्ड हो। तो वैसे केसेस में IVF जाना चाहिए। बट ढेर सारे केसेस में लैप्रोस्कोपी से इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस भी हो सकता है और क्योर भी हो सकता है। तो जो इनफर्टिलिटी का जो क्योर है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, तो क्या वो महिला भी कर सकती है या जेंट्स भी कर सकते हैं, आदमी लोग भी कर सकते हैं? देखिए, जेंट्स का जो इनफर्टिलिटी होता है ना, जेंट्स फैक्टर, उसमें सर्जरी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि उनका फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड काउंट ऑफ स्पर्म होता है। और मेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ अगर इनफर्टिलिटी है तो उसमें परसेंटेज ऑफ सक्सेस काफ़ी कम है। फीमेल में तो ये भी है कि हम लोग IVF कर सकते हैं और उनका ट्यूब ओपन कर सकते हैं, फाइब्रॉयड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कुछ मेडिसिन दे करके ही कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी और काउंट इंक्रीज़ करके। लेकिन लैप्रोस्कोपी का मेन रोल है फीमेल इनफर्टिलिटी में। तो ये सर्जरी के लिए एक औरत को हॉस्पिटल में कितने समय तक रहना पड़ता है और इसका खर्चा कितना लगता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती? देखिए, सबसे पहले समय और खर्चा को जानने के लिए पहले डायग्नोसिस करना होगा कि इनफर्टिलिटी है क्यों। अगर फाइब्रॉयड के चलते है, रसोली के चलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खर्च बढ़ता है। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें तो आसानी से 10-15 हज़ार रुपये तक में ऑपरेशन हो जाता है, या ट्यूबल टेस्ट करना है या हिस्ट्रोस्कोपी करना है, तो वो आसान है। तो एग्जैक्ट कॉस्ट डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 30-40 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम खर्च होता है, और इसमें पेशेंट को केवल एक दिन रहना पड़ता है, नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा सकता है। अगर फाइब्रॉयड की सर्जरी हुई है लैप्रोस्कोपी से, तो उसमें सर्जरी के बाद भी 6 महीने तक कंसीव नहीं करना होता है, क्योंकि यूट्रस कटता है रसोली निकालने के लिए, उसकी फिर सिलाई होती है। तो अगर तुरंत लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई तो यूट्रस रप्चर होने का डर रहता है, क्योंकि अभी वीक है वो। तो वैसे केसेस में 6 मंथ तक वेट करना है। और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में, जैसे ट्यूब वगैरह में, नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं, और आफ्टर फ्यू वीक दे कैन ट्राई टू कंसीव अगेन, और सब कुछ अच्छा रहे तो बच्चा हो जाता है उसमें। तो दिनचर्या में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे से वो अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। अगर वो ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं तो एटलीस्ट 1 वीक घर पे रहना चाहिए, और फिर नेक्स्ट वीक से वो घर पे भी जा सकते हैं, मतलब काम कर सकती हैं ऑफिस में। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, और कुछ परसेंटेज में, जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि उसका इलाज भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है। अगर इसके बारे में आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके, या फिर हमें ईमेल कर दीजिए। आपके हर समस्या का हल करने के लिए डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर है, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। तो डॉक्टर मिश्रा, इसके साथ ही हमारे पास एक कॉल आया है। एक महिला है मिसेस सीमा, जो आपसे बात करना चाहती है इनफर्टिलिटी के बारे में। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। डॉक्टर्स को दिखाया है मैंने, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया है कि ट्यूब बंद है। तो क्या ट्यूब बंद होने के बावजूद भी मैं इस टेक्नोलॉजी से माँ बन सकती हूँ? आपने ये नहीं बताया सीमा जी कि आपका ट्यूब का टेस्ट कैसे हुआ था। ट्यूब का टेस्ट 2-3 तरह से होता है। एक HSG होता है, जिसको हिस्टोसोनोग्राम बोलते हैं, वो एक्सरे डाई डाल के एक्सरे होता है। तो HSG में ढेर सारे केसेस में ट्यूब ओपन होने के बाद भी ट्यूब बंद आता है, और वो एक बड़ा ही बेसिक टेस्ट है, उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए।
तो हमारे हिसाब से अब आपको नेक्स्ट लैप्रोस्कोपी कराना चाहिए और लैप्रोस्कोपी से ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि लैप्रोस्कोपी से जो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है उसमें हम लोग अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो ट्यूबल स्पाज्म नहीं होता है, तो उसमें एरर होने का चांस नहीं है। और ढेर सारे केसेस में अगर वो ब्लॉक है तो उसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और डेफिनेटली आफ्टर लैप्रोस्कोपी आई होप दैट यू विल गेट बेबी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और लैप्रोस्कोपी एक बार करवा लें। तो सीमा जी, आशा है कि डॉक्टर मिश्रा ने आपके समस्या का समाधान किया होगा, तो आप जल्द ही डॉक्टर के पास जाएं और बहुत जल्द हमें गुड न्यूज़ सुनाई, है ना। डॉक्टर मिश्रा, इसके साथ साथ हमारे पास रजनी जी का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। रजनी जी, बात कीजिए। मेरा नाम रजनी है। मेरी शादी को 7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने ओवरी में सिस्ट बताया है। क्या मेरा इलाज दूरबीन से हो सकता है? रजनी जी, एक्चुअली थोड़ा सा अधूरा सवाल है। आपने ओवरियन सिस्ट के बारे में बताया, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो ओवरियन सिस्ट किस तरह का है। सिस्ट कई तरह के होते हैं, सिंपल सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट। तो ढेर सारे केसेस में सिंपल सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट हो तो वो इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं है। वैसे कंडीशन में दूसरा कॉज ढूंढना पड़ेगा। और अगर चॉकलेट सिस्ट हो या पीसीओडी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो, या एंडोमेट्रियोमा हो और डर्मोइड सिस्ट हो, तो वैसे कंडीशन में लैप्रोस्कोपी से फ़ायदा होगा। तो या तो आप अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हमें भेजें और ईमेल के थ्रू मैं देखूंगा उसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरा कि आप अगर नहीं करवाई हैं अल्ट्रासाउंड और किस तरह का सिस्ट है ये पता नहीं है, तो नियर बाई किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके और सिस्ट के साथ साथ अपना ट्यूब को भी चेक कराएं और थोड़ा सा हार्मोनल टेस्ट भी कराएं। और ये सब कराने के बाद अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर बच्चा होगा। तो रजनी जी, आप हमें आपके सारे रिपोर्ट्स ईमेल कर दीजिए, हम डॉक्टर मिश्रा जी से कंसल्ट करके आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से बहुत सारे सवाल और जवाब किए इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि बांझपन के बारे में। आशा है कि आपके सारे समस्याओं का समाधान वो दे सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।